हेलो स्टूडेंट, मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि पूरी बुक की तैयारी हमें करनी है तो किस तरह से की जाए, क्योंकि इस बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं और इन बहुत सारे चैप्टर की बहुत सारी एक्सरसाइजेज और उन बहुत सारी एक्सरसाइजेज के बहुत सारे सवालात हैं और उन सवालात को करने में बहुत टाइम लग रहा है। कुछ सवालात बहुत ही ज़्यादा लेंदी हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम कम वक्त में कैसे कर सकते हैं। तो आपकी ख्वाहिश है कि आप लोगों को किसी तरह से वो टॉपिक्स पता चल जाएं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ताकि उसकी तैयारी आप अच्छी तरह से कर सकें। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक की एक पूरी सीरीज़, जिसके अंदर मैं तमाम तर चैप्टर की तमाम एक्सरसाइजेज में से वो सवालात जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सब को मैंने एक जगह पर जमा किया है और उसकी मैं बारी बारी एक एक वीडियोस के अंदर एक एक टॉपिक को जो है मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। जी बिल्कुल, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक नहीं बताऊँगा, बल्कि मैं आप लोगों को सवालात सॉल्व भी करके दिखाऊँगा और उसका कॉन्सेप्ट भी दूँगा, ताकि आप लोगों को इन तमाम तर टॉपिक की तैयारी करने में कोई मसला ना हो। तो चलें फिर जल्दी से द क्रिएटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियोस आप लोगों के पास आएँ आप उसको जल्दी से देखें और उसकी तैयारी करें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों पे भी शेयर करें, ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अच्छी तरह से कर सकें। ये वीडियो भी इस सीरीज़ की पहली वीडियो है, जिसके अंदर मैं एक पहला टॉपिक लेकर आया हूँ और आप लोग उसकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा। तो आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो एक्सरसाइज 19.2 से है। क्रैमर्स रूल का टॉपिक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये आता है, लिहाजा इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कीजिएगा। इसको समझने के लिए मैंने आपकी बुक का एक सवाल लिया है, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। पार्ट 2 भी है, वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर देखें ज़रा, यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन हमें दी गई हैं इस तरीके से। तो इक्वेशन को सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनको इस तरह से अरेंज करना है। किस तरह से? पहले एक लाइन के अंदर हमें जो है वो पहली इक्वेशन को लिखना है और दूसरी लाइन में दूसरी इक्वेशन को लिखना है। पहली इक्वेशन को इस तरह से लिखना है कि x दोनों के पहले लिखे हुए हों और y जो है वो बाद में लिखे हुए हों और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट लिखे हुए हों। ये तरतीब हमें ख्याल रखनी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तमाम इक्वेशन को इसी तरह से अरेंज करना है। अब इसके बाद इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है। हम इस मैट्रिक्स को कैसे कन्वर्ट किया, हमने कैसे बनाया है, तो यहाँ देखें सबसे पहले पहला मैट्रिक्स जो बना है वो इन 4 एलिमेंट की मदद से बना है। लिहाजा इसमें देखें 2 रो 2 कॉलम हमने बनाए हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो x के कोफिशिएंट को पहले लिख दिया है। यहाँ पर मैंने दोनों x के कोफिशिएंट लिखे हैं 2 और -4, जबकि दूसरे नंबर पर y के कोफिशिएंट लिखे हैं यानी कि 3 और 1। उसके बाद पहले नंबर पे x आ रहा है, लिहाजा पहली रो में दूसरे मैट्रिक्स के x आएगा और दूसरी रो के अंदर y आएगा। इक्वल टू के बाद हमें 14 और 28 को लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हैं वैसे ही यहाँ पर इसको लिख देना है। ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के बाद इसका नाम हम a रख देंगे। डिटर्मिनेंट a ले लिया है और लेने के बाद हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है। यहाँ पर आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है 19.2 का पहला क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व करवाया है, उसके अंदर मैंने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है। उसमें 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका बताया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता, और अगर आता है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, यहीं पर आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट 2x2 ऑर्डर का सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, इन दोनों डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है और इसका हमने नाम रखा हुआ है। ये वाला जो है ये a होता है, ये जो होता है ये b, ये c और ये d। इसी के मुताबिक हमने फार्मूला बनाया है ad माइनस बी सी का। तो ad माइनस बी सी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, a और d को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, b और c को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया।
2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, लिहाजा 12 प्लस का आ जाएगा और फिर इसका आंसर 14 आ गया। यहाँ पर एक बात हमें बहुत ज़्यादा याद रखनी है और वो ये कि इस डिटर्मिनेंट का यानी डिटर्मिनेंट ए जो हमने लिया है इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाए तो फिर इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद अगले नंबर पर हमें क्या करना है कि अब हम इसी डिटर्मिनेंट को, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हमने x के एलिमेंट लिखे हैं और यहाँ पे हमने y के एलिमेंट लिखे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और डिटर्मिनेंट बनाने जा रहे हैं, उसका नाम ax रखेंगे, लेकिन वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x के एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे इन कॉन्स्टेंट के साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ax डिटर्मिनेंट लिया है जिसके अंदर हमने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर x के एलिमेंट नहीं है बल्कि यहाँ पर कांस्टेंट आ गए हैं 14 और 28। इस तरह का डिटर्मिनेंट ax कहलाएगा और इस डिटर्मिनेंट ax को सॉल्व करने के लिए वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ad माइनस बी सी का। और देख सकते हैं आप कि ये a और d को हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया और b और c को मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया। इस तरीके से हमारे पास ad माइनस बी सी आ गया। 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया और 28 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 84 आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर माइनस का 70 आ रहा है। ये आंसर अगर 0 आ जाता, अगर ये आंसर 0 आ भी जाता तो भी सोल्यूशन सेट पॉसिबल होता, क्योंकि सोल्यूशन सेट के पॉसिबल होने और ना होने का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ए से है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होगा तो सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा और अगर नहीं होगा तो फिर पॉसिबल होगा। उसके अलावा अगर किसी और डिटर्मिनेंट में वैल्यू 0 आ जाती है तो वो पॉसिबल होगा, यानी ax या ay। अच्छा जी, हमने ax तो कर लिया। अब ax से करने के बाद हम ay की तरफ आएंगे और जैसा कि अभी हमने ये किया था यकीनन आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसकी जगह हम y के एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे और इसे यहाँ पर हम 14 और 28 ले लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने a के साथ x छोटा सा लगाया है सिर्फ इसीलिए ताकि आपको याद रहे कि a डिटर्मिनेंट जो है इसके ax डिटर्मिनेंट के अंदर हमने x के एलिमेंट को रिप्लेस किया है कांस्टेंट के साथ और ay के अंदर y के एलिमेंट को रिप्लेस किया है कांस्टेंट के साथ। इस तरह से हमारे पास ay आ गया। अब यहाँ पर दोबारा से वैसे ही ad माइनस बी सी वाले फार्मूले से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ये हमने ad को लिया और ये हमने bc को लिया। यहाँ पर हमने दोनों एलिमेंट्स को लिख दिया। अब ये 28 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 56 आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। ये माइनस प्लस माइनस हो गया और इस तरह से इन दोनों को सॉल्व करने पे 112 आ गया। ये हमारे पास ay की वैल्यू भी आ गई। डिटर्मिनेंट ay की वैल्यू निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला जो है x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि जो वैल्यू हमने डिटर्मिनेंट ax के अंदर निकाली है उसको डिटर्मिनेंट a की वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए। तो जब इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो 70 को हमने 40 से डिवाइड किया तो आंसर इसका क्या आ गया, माइनस का 5। जबकि y के लिए हम यही काम करेंगे बिल्कुल सेम वैसे ही ay को a से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8। और यहाँ पर जो है वो इसका सॉल्यूशन सेट इस तरह से लिख दिया जाएगा। सॉल्यूशन सेट को लिखने के हवाले से एक बात मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा करें कि यहाँ पर ये करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट लिखिएगा। अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ करली ब्रैकेट के अंदर ये आंसर लिख दिया तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये आंसर आपके नंबर कुछ कटवा देगा आपको। तो इसके लिए आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि स्मॉल ब्रैकेट में लिखिएगा और ऐसा भी ना कीजिएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट में 5,8 लिख दें, ये भी नहीं कीजिएगा। करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट लिखिएगा ताकि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो। उसकी वजह ये होती है कि ये मैट्रिक्स ये जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको करली ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्यूशन सेट होता है, यानी कि ये सेट होता है। और इसके अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट होता है इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट के अंदर के डोमेन और रेंज या x की वैल्यू और y की वैल्यू ये आपकी इसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है और उसके बाद हमेशा y की वैल्यू लिखी जाती है। तो ये वो चीज़ें छोटी छोटी हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपकी बुक के अंदर इसमें आप लोगों को इतने ज़्यादा सवालात नहीं मिल रहे कि जिससे आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इसकी अच्छी से प्रैक्टिस हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जो है वो बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मज़ीद सवालात चाहिए हों। तो आप लोग एक कमेंट्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिलते हैं तो फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे सवालात जो हैं वो भी अरेंज करके दे दूँगा और आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत
बहुत अच्छा हो जाएगा। उन सवालात के अंदर कुछ सवालात ऐसे भी मिलेंगे जिसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर परेशानी हो, अगर ना सॉल्व हो रहे हो तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसकी भी एक वीडियो आप लोगों को बना के दे दूंगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मिलें तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नया टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेकर आऊँगा और उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके दूंगा। तो आप लोग अगली वीडियो तक जो है वो इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए और बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है वो दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी अपनी तैयारी जो है वो अच्छी तरह से कर सकें। तो चलें फिर यहाँ पर इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।